स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सीबीसी टाइम सेवर कोर्स में आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं विद आवर 15 ग्रुप मेंबर्स। लास्ट क्लास में लोगों ने नाइट्रोजन उसके कंपाउंड्स के बारे में बात कर लिया था। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं विद फास्फोरस। फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फास्फोरस के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, बहुत आसान है। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है ब्लैक फास्फोरस और एक होता है रेड फास्फोरस। तीनों की स्ट्रक्चर्स होती हैं अपनी अपनी अलग अलग, डिफरेंट। तीनों का इंटर कन्वर्जन होता है जिसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करें व्हाइट फास्फोरस की, तो व्हाइट फास्फोरस को हम फास्फोरस की स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। दैट मींस ये थर्मोडायनेमिकली रूम टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है रूम टेम्परेचर पे। ध्यान, वैसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ब्लैक फास्फोरस होता है, लेकिन हाँ हम इसे फास्फोरस की स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं। मतलब जब आप स्टैंडर्ड बात करोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे ग्रेफाइट और डायमंड है, तो ग्रेफाइट उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखें, व्हाइट फास्फोरस इट इज अ व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड पॉइजनस इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CS2। तो इसकी ये प्रॉपर्टी इसको रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस से डिस्टिंग्विश करती है। ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन किसमें सॉल्युबल होता है? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नाइट्रोजन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फास्फोरस करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सिंगल PP बॉन्ड बना सकता है। अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें तो रेड फास्फोरस में यही जो आपकी टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं, ये आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे एक यूनिट है तो ये अगली फास्फोरस यूनिट के साथ ज्वाइन होगा लाइक दिस। लाइक दिस, ये क्या होगा? आपस में इस तरह से ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे और ये आपके पास कौन सा बन जाएगा? रेड फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है? इसे हेक्सागोनल यूनिट्स बनती हैं फास्फोरस की। तो इन तीनों की अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, इसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। इसमें इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स या लेयर्स बनती हैं, रादर आप बोले, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स होती है। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ये जो ब्लैक फास्फोरस है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और लीस्ट रिएक्टिव होता है। ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसको रिएक्ट करने के लिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने हैं, जबकि इसको रिएक्ट करने के लिए आपको कम नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या करने होते हैं? ब्रेक करने होते हैं। तो इन तीनों में व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और रेड फास्फोरस जो है वो क्या होता है? इन दोनों के बीच में रिएक्टिविटी रखता है। रेड फास्फोरस, इसको आप व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पर हीट करते हो। अब मुझे नहीं लगता है इतना डिटेल में जाके आपसे पूछेगा, बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए कि 573 केल्विन पर अगर आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में से हीट करो तो आपको क्या मिलता है? व्हाइट फास्फोरस। अगर आप व्हाइट फास्फोरस को 803 केल्विन पर सील्ड ट्यूब में हीट करो तो आपको ब्लैक फास्फोरस मिलता है। तो छोटे छोटे कन्वर्जेंस हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। डिफरेंस क्या है? ये जो है ना वाटर में सॉल्युबल होता है ना CS2 में, दोनों ही व्हाइट और ब्लैक और रेड दोनों ही CS2 में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन व्हाइट फास्फोरस CS2 में सॉल्युबल होता है। चलिए तो देखें, अल्फा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस एट 803 केल्विन। तो 2 फॉर्म होती है ब्लैक की भी, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक, दोनों NCERT में गिवन है। अल्फा ब्लैक जो है वो रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पर हीट करोगे सील ट्यूब में तो मिलेगा, और व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर हीट करने पर आपको बीटा ब्लैक फॉर्म मिलता है। तो छोटी छोटी 3 इंफॉर्मेशन है, नोट्स की फॉर्म में आपको रखनी है। इनमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर रेड होता है और फिर क्या होता है? व्हाइट। क्योंकि व्हाइट सबसे कम स्टेबल है, इसलिए इन तीनों में क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस द मोस्ट रिएक्टिव वन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो बस ये पहली बात हुई फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स की, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी स्ट्रक्चर है एक, दूसरा सॉल्युबिलिटी इन CS2, ये सॉल्युबल है, ये नहीं है, वो नहीं है, और तीसरा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कन्वर्जन आप पूछ ले तो पूछ ले, बाकी मेरे हिसाब से उनके चांसेस कम है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ बचता है पूछने को, वहां से पूछ सकता है। इसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस की तरफ। तो कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, वो है फॉस्फीन, PH3। ये फास्फोरस का ही एक हाइड्राइड है। जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड होता है अमोनिया NH3, फास्फोरस का हाइड्राइड होता है PH3, से हम फॉस्फीन के नाम से जानते हैं।
तो फॉस्फीन जो है एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनके ऊपर आपको फोकस करना, और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, वो आपसे जरूर पूछ सकता है, पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। कैल्शियम फॉस्फाइड, किसी भी फॉस्फाइड की रिएक्शन वाटर से करवाओ तो आपको फॉस्फीन गैस मिलेगी। तो Ca3P2 + 6H2O आपको क्या मिल जाएगी? फॉस्फीन गैस मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ हीट करते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाइट फास्फोरस को जब आप NaOH के साथ हीट करते हो तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। मैंने आपको शुरुआत में पहले लेक्चर में चीज सिखाई थी, जब ऑक्सीडेशन स्टेट सिखा रहा था हमें, कि वहां पर लिखा हुआ भी था कि मोस्ट ऑफ द, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या होता है? एल्कली की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। तो यहां पर देखें, जब आपका फास्फोरस है ये P4 जब NaOH से रिएक्ट करता है, तो आई होप आप सभी लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 है। क्या है? 0। अब फास्फोरस जब NaOH से रिएक्ट करता है तो एक तो ये बनाता है PH3 और एक ये बनाता है NaH2PO2। तो अगर हम यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो आएगा -3। कितना आएगा? -3। यहां निकालोगे +1। तो देखो फास्फोरस 0 से -3 जा रहा है, यानी फास्फोरस का रिडक्शन हो रहा है। फास्फोरस 0 से +1 जा रहा है, मतलब फास्फोरस का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक एलिमेंट का जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखें, आपके सामने पूरी रिएक्शन लिखी हुई बैलेंस करके, और ध्यान रखना इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, रटने तो आपको प्रोडक्ट है कि फास्फोरस जब भी NaOH से रिएक्ट करेगा वो PH3 और NaH2PO2 फॉर्म करता है, क्योंकि फास्फोरस का यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है 0 से +1 और रिडक्शन भी हो रहा है 0 से -3। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसकी प्रॉपर्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्योर स्टेट में PH3 इनफ्लेमेबल नहीं है, मतलब आग नहीं लगेगी, फायर कैच नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, PH3 के अंदर ये इंप्योरिटीज होती है, P2H4 और फास्फोरस की वेपर्स होती हैं जो कि इनफ्लेमेबल होती हैं। तो टू प्योरीफाई इट, अब अगर ये प्रेजेंट होंगे तो इसमें आग लग सकती है, ठीक है। आग लग गई तो फिर क्या होगा? PH3 बर्न तो होती है, फायर कैच नहीं करती है, बट जलाओगे तो फिर बर्न तो होनी होनी है, ठीक है। तो इनको हटा दें अगर, तो फिर PH3 फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल नहीं रहेगा। तो आप देखो, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन HI टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड। पहले आप क्या करते हो? PH3 को पास करते हो HI से, तो आपको मिल जाता है PH4I। अब क्या होगा? आप जब रिएक्शन कराओगे तो P4 एंड P2H4 वो HI से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो दीज विल बी लेफ्ट बिहाइंड। लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ मिल जाएगा रिएक्शंस पर, समझ लो भाई। इंप्योरिटी थी इसके अंदर, इसमें सिर्फ PH3 जाएगा, तो ये दोनों पीछे रह गए। अब ये PH4I बना, इस PH4I की रिएक्शन आप फिर से KOH से करवा दो तो PH3 रीजनरेट हो जाती है, फॉर्मिंग PH3 + KI + H2। तो ये आपके पास ओवरऑल प्रोसेस है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और ये सब तो मैंने लिखवाई दिया आपको। तो आप देखो, ये PH4I + KOH से आपका मिलेगा KI + H2 + PH3। अब ये जो PH3 मिलेगी ये कैसी होगी? प्योर PH3। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो एक तो ये PH3 का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, PH3 का प्योरिफिकेशन। इट इज अ कलरलेस गैस विद अ स्लाइटली गार्लिक और रॉटन फिश स्मेल एंड इज हाईली पॉइजनस। तो ध्यान दें, रॉटन फिश स्मेल या फिर गार्लिक की जैसी स्मेल होती है, और ये क्या होती है? हाईली पॉइजनस होती है। तो PH3 बनती कैसे है? किसी भी फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो आपके पास PH3 फॉर्म होगी। दूसरा तरीका, आप क्या कर रहे हो, यहां पर फास्फोरस की रिएक्शन NaOH से करवाओ तो आपके पास PH3 बनेगी। PH3 खुद इनफ्लेमेबल नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर फास्फोरस P4 और P2H4 की वेपर्स प्रेजेंट है तो ये इनफ्लेमेबल हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको HI से पास करते हैं, तो PH3 HI से रिएक्ट करके PH4I बनाता है, और उसकी रिएक्शन KOH से करवा के हम वापस से इसको क्या कर लेते हैं? रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है।
द सोल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डीकंपोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड H2। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि PH3 का सोल्यूशन जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है, P4 प्लस H2। अब देखिए, नाम आपने पढ़ लिया होम सिग्नल। PH3 का ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। PH3 का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, क्या होता है, समुद्र में जब जहाज चलते हैं, ठीक है, सी वाटर के अंदर, और मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, समुद्र में कहीं फंस गया, पंचर हो गया पंक्चर, हाँ पंक्चर तो हो सकता है ना, सी में पंक्चर हो गया तो डूब जाएगा, तो कुछ भी हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन में दूसरे लोगों को बताने के लिए, एक सिग्नल क्रिएट करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, हम होम सिग्नल बोलते हैं। इसमें PH3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे हम ये काम करते हैं, इसको करने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम लोग Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का एक मिक्सचर डाल देते हैं, ठीक है। ये ऐसे कंटेनर रखे हुए तो उनके पास, अब क्या करते हैं, जब इनको सिग्नल क्रिएट करना होता है तो इनके अंदर छोटे छोटे होल्स करते हैं, होल्स करके इसको हम डाल देते हैं सी वाटर में। तो जैसे ही ये कंटेनर सी वाटर में जाएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वाटर फिल होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो वाटर फिल हुआ, ये कैल्शियम फॉस्फाइड से भी रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बाइड से भी रिएक्ट करेगा। जब वाटर कैल्शियम फॉस्फाइड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा PH3 along with CaOH whole twice। ये कैसे बनाएगा, बड़ा आसान है भाई, देखो Ca3P2 में कैल्शियम 2 प्लस और फॉस्फोरस 3 माइनस होगा, वाटर में H प्लस और OH माइनस होते हैं, माइनस वाला प्लस वाले के पास भेजो, प्लस वाला माइनस वाले के पास भेजो, बन गया। सेम चीज यहाँ, यह है Ca2 प्लस और C2 2 माइनस, इसके प्लस 2 को बैलेंस करने के लिए इस पे 2 माइनस आएगा, वाटर का H प्लस इसके पास जाएगा, OH माइनस इसके पास, तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्लस H2O, तो ये बना लेगा CaOH होल ट्वाइस, प्लस साथ में बनाता है C2H2 जिसे आप एसिटिलीन के नाम से जानते हो, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो PH3 बनती है, एसिटिलीन बनती है। अब ये जो है ये C2H2 जलती है, तो ये जलती है, तो इसके साथ साथ PH3 भी क्या होती है, बर्न होती है और ब्राइट डेंस फ्यूम्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल बनते हैं, दूर से दिखाई दे जाता है कि हाँ भाई वहां पे कोई शिप है, वो प्रॉब्लम में है, और वो होम सिग्नल की तरह सर्व करते हैं। तो ये आपको प्रोसेस याद रखना पड़ेगा, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है आपके लिए, और इसे आप जरूर 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 ध्यान रखें, ठीक है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्मोक स्क्रीन shell containing calcium phosphide exploded where phosphine burns to give clouds of P4O10। तो वहां पर स्मोक स्क्रीन होता है, वो इतना डेंस फ्यूम प्रोड्यूस करता है कि आप उस स्मोक के ऊपर, वो जो स्मोक से फ्यूम्स निकल रहे हैं उनके ऊपर आप मूवी चला सकते हो, जैसे आप थिएटर में स्क्रीन पर चलाते हो। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर जरूर काम करें और कॉपी करें। चलिए इसके बाद देखिए, मिलवाता हूं आपको फास्फोरस के दो और बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। एक जिसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, दैट इज PCl3, और जो दूसरा है वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। ठीक है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो इसका प्रिपरेशन करते हैं ऑन पासिंग या बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर हीटेड व्हाइट फास्फोरस। तो P4 की रिएक्शन आप Cl2 से करवा दो तो आपको 4PCl3 मिलेगा। इसी मेथड से हम PCl5 बना देते हैं। PCl5 में क्या होता है, आप एक्सेस में पास करते हो क्लोरीन गैस, ऑन पासिंग Cl2 गैस इन एक्सेस ओवर हीटेड फास्फोरस। बस, तो रिएक्शन थोड़ा चेंज करके लिख दो। आपके अगर आपके पास PCl5 है तो 4 है ना, तो 10Cl2, 20 क्लोरीन चाहिए आपको, तो आपके पास बन जाएगा 4PCl5। ठीक है, दूसरा तरीका है ऑन हीटिंग विद
on reaction with thionyl chloride, SOCl2। तो फिर से आप SOCl2 की रिएक्शन फॉस्फोरस से करवाओ, वही व्हाइट फॉस्फोरस से, तो आपको PCl3 मिलेगा, साथ में मिलता है SO2 प्लस H2Cl। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, बैलेंस कर लो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो P4 ये बन जाएगा 4PCl3, तो ये बन जाएगा 8SOCl2। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी हो गई, यहाँ पर सल्फर है 2 6, ये बन जाएगा 4SO2, 4 और 4 8, 4H2Cl2, तो 12 एंड 4 16। ये आपकी ओवरऑल क्या है, नहीं 12 4 नहीं 2 आएगा, सॉरी, ये कितना आएगा पास 2H2Cl2 आएगा, और इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। सेम रिएक्शन यहां पर भी हो सकती है, सेम मेथड, इसलिए मैं दोनों को एक साथ टेबुलर फॉर्म में लेकर चल रहा हूं। रिएक्शन विद SOCl2, तो यहाँ पे P4 की रिएक्शन आप SOCl2 से करो, बैलेंसिंग का फर्क आएगा इस बार, तो आपके पास बन जाएगा PCl5 प्लस प्रोडक्ट्स तो वही रहेंगे, SO2 बनेगी, और साथ में आपके पास क्या फॉर्म होगा, H2Cl2, नहीं सॉरी, इसमें H2Cl2 फॉर्म नहीं होगा, सॉरी, ये डिफरेंस आप समझना, यहां सिर्फ आपके पास SO2 फॉर्म होगा, यहां पर H2Cl2 भी फॉर्म होता है। आप देखो बैलेंस करो रिएक्शन को, तो आपको चाहिए वही 20, तो बन जाएगा 10 होगा, तो P4 प्लस 10 SOCl2 आपस क्या बन जाएगा, 4PCl5 प्लस SO2 कितना हो गया भाई, यहां पर आप देखो SO2 तो सिर्फ इसी फॉर्म में दिख रहा है आपको, SOCl2 तो 20 है, 20 को अगर हम बैलेंस करें तो मेरे पास ये बनेगा 10 SO2 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो और अगर मैं इसमें एक सेकंड रुकना आप लोग, इसे हम दोबारा से पूरा बैलेंस कर लेते हैं। P4 है प्लस SOCl2 है, तो H2Cl2 बनेगा नहीं, ये अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। मुझे चाहिए PCl5 बनाना है, तो मेरे पास ये बन जाएगा, इसे अगर मैं लिखूं 4PCl5 तो 20, अब 20 के लिए 10 बनेगा, बट 10 से SO2 बैलेंस हो तो H2Cl2 बनाना ही पड़ेगा अपने को, तो H2Cl2 ऐड करो, देखो यहाँ पर, तो अब आप पूरी रिएक्शन देखो, 20 आपको क्लोरीन चाहिए और वहां पर भी है, अब अगर मैं यहाँ पर 8 था और 10 ले लूं तो सल्फर तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 10 की जगह इसको 12 लूं एक बार के लिए तो 24, तो 20 ये है, ठीक है, 4 यहां से आ जाएगा 4, और 8 SO2 यहां पे हो सकता है ना। तो P4 प्लस 12 SOCl2 गिव्स 4PCl5 प्लस 8 SO2 प्लस 2H2Cl2। ये आपके पास क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन होगी जो यहां पर फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन करवा सकते हो SOCl2 के साथ, या फिर आप इसकी रिएक्शन SO2Cl2 से भी करवा सकते हो। किससे, SO2Cl2। अगर आप इसकी रिएक्शन SO2Cl2 से करवाओगे तो उस केस में क्या होगा, P4 प्लस, यहां देखो 10 SO2Cl2 से काम चल जाएगा, रिएक्शन होगी, आपको मिलेगा PCl5 प्लस 10 SO2। दोनों तरीके से आप PCl5 फॉर्म कर सकते। SO2Cl2 से इसकी रिएक्शन करवाओगे तब भी आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, PCl3 मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन डायरेक्टली आपके काम में आ सकती है। अब देखो इसके बाद इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो इस पर आप ध्यान देना। ये जो है ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है एंड हाइड्रोलाइजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोलाइजेस इन मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज होता है। तो इन दोनों के हाइड्रोलाइज के प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, तो ध्यान से देखना। PCl3 जो है, यहां फास्फोरस के बाद एक लोन पेयर भी होता है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी 3 ही शेयर किए। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है POCl3 प्लस, एक सेकंड सॉरी, POCl3 गलत बोल दिया मैंने, और ये बनाएगा आपके पास H3PO3 प्लस HCl। तो इसको आप बैलेंस करो, यहां 3H2 आएगा, ये बनेगा 3HCl
और ये। अब देखो इनमें क्या फंडा होता है, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आप कैसे बनाते हो, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे PCl3 में फॉस्फोरस +3 स्टेट में है, इसके साथ क्लोरीन जुड़े हुए हैं। जब आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे HOH, तो आपको क्या करना होता है, यहां से इसको OH देने होते हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा फॉस्फोरस के पास। तो हम बोलते हैं कि यहां अगर फॉस्फोरस +3 में है तो उसका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा। क्या होगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा। तो देखो यहां पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसी स्टेट का एसिड यहां पर फॉर्म होगा। अभी मैं आपको ऑक्सी एसिड्स बताऊंगा, वहां से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कौन कौन से एसिड्स की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट अभी अगर आपको हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है तो उसका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा। लिख लेना यहां पे ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट विल फॉर्म। समझ पा रहे हैं? वहीं अगर आप PCl5 देखो तो देखो PCl5 का हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, PCl5 जो है वो एक वाइट पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड हाइड्रोलाइजेस विद मॉइस्चर। तो ये भी हाइड्रोलाइज होता है। अब इस हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, देखो PCl5 जो है वो हाइड्रोलाइज होकर पहले बनाता है POCl3 + HCl। ठीक है, तो आप इसे बैलेंस करो, यहां जाएगा 2HCl। ये इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अभी आप इसको लिख लो, ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दूसरा, अब ये जो POCl3 है ये फर्दर और H2O से रिएक्ट करता है। तो आप देखो जो फाइनल प्रोडक्ट है फॉस्फोरस यहां +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या बनेगा, आपके पास H3PO4 प्लस साथ में आपके पास बन जाएगा HCl। तो बैलेंस कर लो, 3H2O H3PO4 + 3HCl। इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप ऐड कर दो, तो मेरे पास जगह नहीं है, आप ऐड करके लिख लेना। तो नेट रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं ऊपर, एक बार आप ठीक से लिख लेना फिर पूरा कॉपी कर लो। तो PCl5 प्लस देखो 3H2O + H2O, टोटल कितना हो गया 4H2O। यहां से आपको मिल रहा है H3PO4 + 5HCl। तो कंप्लीट, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो PCl5 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उससे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो है H3PO4। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो होता है POCl3। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ी देर बताता हूं, स्ट्रक्चर्स में हम इसकी बात करें तब। एक बार आप इसे फटाफट से कॉपी कर लो। चलिए इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो इनके स्ट्रक्चर है। यहां जो कुछ आपने देखा इनके स्ट्रक्चर से वो क्लियर होगा। तो ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे PCl3 की शेप की बात करता हूं, ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो इसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। कैसी, ये फास्फोरस होता है, ये एक लोन पेयर होगा, यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर दूसरा क्लोरीन, यहां पर तीसरा। ठीक है, तो अगर आप इनके बेस को कनेक्ट करो तो देखो आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसकी ज्योमेट्री को हम पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। वहीं पर अगर आप बात करें PCl5 की, तो PCl5 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहां पर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपके पास। तो यहां पर क्या होता है, देखें ये फास्फोरस है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे एक ट्राइगोनल प्लेन बनता है। क्या बनता है, ये इस तरह का एक ट्राइगोनल प्लेन बनता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऊपर नीचे आपके पास ये 2 PCl बॉन्ड और बनते हैं। देखो मैं अलग कलर से बना रहा हूं, उसका एक रीजन है। ठीक है ना, ये जो नीचे वाले प्लेन वाले बॉन्ड दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो ब्लू वाले आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। अब ये ध्यान रखना कि PCl5 में एक्सियल PCl bonds are longer than what, equatorial PCl bonds।
क्यों? ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्लोरीन है, देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर कर लिया 6 बच गए। ये क्लोरीन भी है 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, देखो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल छोटा है। इनके लोन पेयर, इन तीनों क्लोरीन एटम के लोन पेयर जो है ये एक्सियल वाले क्लोरीन के ऊपर क्या करते हैं, रिपल्शन लगाते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स एज द लोन पेयर्स, एलपीज लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम्स इन इक्वेटोरियल प्लेन exert repulsion over the lone pairs of axial chlorine atom, and to minimize repulsion, the axial chlorine atom moves away from the plane, causing stretching of bond. तो ये आप जरूर ध्यान रखें, आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अगर वो आए तो। ऑब्जेक्टिव है तो वैसे आपको पता है, अभी तो पैटर्न तो किसी को नहीं पता ना, जल्दी पता लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके पास एक्सियल क्लोरीन है, ये वाले क्लोरीन, इन पे क्या होता है, रिपल्शन लगता है, इसलिए क्लोरीन प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा और रिपल्शन उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, PCl5 के सारे PCl बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं होते, PCl3 में सारे बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। यहां पर ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, all bond lengths are equal। किसके केस में, PCl3 केस में, लेकिन PCl5 के केस में सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है। इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें और इसको नोटिस भी करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से आप देखोगे प्रोडक्ट का अगर आप देखो, ठीक है, तो आप देखो एज एक्सियल PCl bond is longer, it can be easily broken, and hence during hydrolysis first axial PCl bonds are ब्रोकन। तब आप देखो, अब जब आप PCl5 की रिएक्शन करवाते हो तो यहां पे क्या होता है, पहले ये दोनों बॉन्ड आसानी से ब्रेक होते हैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ना बताया, कुछ नहीं करना होता। अब ट्रिक बताता हूं मैं आपको PCl3 PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाना है, हर एक क्लोरीन के लिए एक OH जोड़ दो, मतलब H हटाओ और OH लगा दो, तो यहां एक OH जाएगा, यहां एक OH जाएगा, फिर उनसे क्या होता है, दो OH पे एक साथ बनता है। पहले ये आप क्या करोगे, पहले दो क्लोरीन हटाओ और उनकी जगह लगा दो ऑक्सीजन, तो पहले आपके पास बनता है POCl3, P डबल बॉन्ड O, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, प्लस यहां पर HCl, तो दो क्लोरीन हटे तो 2HCl, तो ये हो गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब जब बाकी के तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तब आपके पास कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, तब आपके पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, जो हमने जस्ट पिछले पेज पे पढ़ा। दिख रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट H3PO4 है, लेकिन दो स्टेप में ये होता है, तो इसे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले कि बताओ PCl5 के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनता है, POCl3। याद रख सकते हैं। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको PCl3 और PCl5 के बारे में याद रखनी है। क्लियर है, कॉपी कर लो फटाफट से एक बार। हो गया, चलिए अब सिखाता हूं मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो उसी से आप हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट और अच्छे से बना पाओगे, दोबारा बताऊंगा अभी। कहीं डालें नेक्स्ट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो देखो, फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स बनते हैं,
तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। एक बनता है H3PO2, तो यहां पे आप निकालो, देखो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो देखो 3+, मान लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है X, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, दो पे हो गया -2, नेट चार्ज कितना है 0, तो यहां से आप निकालोगे ना, यहाँ पे +1 मिलेगा आपको, X के लिए +1, ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको अच्छे से आता होगा, है ना। तो H3PO2 में फास्फोरस जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। H3PO3 को अगर आप देखें, H3PO3, उसमें जो फास्फोरस है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं सॉरी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। और तीसरा है H3PO4, यहां पे फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब आप देखें H3PO4 जो है, H3PO4, यहां पर फास्फोरस, आई थिंक कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, अपने आप ही बंद हो गया था, वापस बताता हूं। ये तीन एसिड्स हैं, ये +1 है, ये +3 है, +5 है। यहां पर फास्फोरस +5 स्टेट में है, तो इसे हम बोलते हैं फास्फोरिक, एक सफिक्स आता है, इसका एक और नाम होता है ऑर्थो प्रीफिक्स लगाते हैं इसके आगे, तो आप इसे फास्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, आप इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, फास्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक। ये देखें लोअर स्टेट में ना, तो ये बन जाएगा अस, तो ये बन जाएगा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। अच्छा, आप ना इनमें से अगर एक याद रख लो तो उससे अपना काम चल जाएगा। ये एक एसिड है, एक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो उसका अस फॉर्म बन जाता है, तो इसे आप फास्फोरस एसिड या फिर आप इसे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हो। और अगर अस फॉर्म में से भी, अस में से भी एक और माइनस ऑक्सीजन कम कर दो तो उसका हाइपो फॉर्म बनता है। क्या बनता है? हाइपो। तो इसे हम बोल सकते हैं सिंपली, अब इस पे ऑर्थोन लगा सकते हैं, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो ये तीन मेन एसिड्स हैं फास्फोरस के, +1, +3, +5। हाईएस्ट वाले के नाम के आगे एक लगाते हैं, लोअर वाले के अस, और उससे भी कम वाले के हाइपो। एक है आपके पास फास्फोरिक एसिड, एक है फास्फोरस एसिड, और एक है आपके पास क्या? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये तीन तरह के एसिड आपके पास होता है। दूसरी चीज आती है मेन इनके स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। क्या आप ये जानते हैं कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो हाँ। नहीं जानते तो जान लो आज के बाद। यानी फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। तो आपको कभी भी इन फास्फोरस एसिड्स के स्ट्रक्चर बनानी हो तो आप सिंपली क्या करोगे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो। एक ऑक्सीजन आप क्या कर दोगे? डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे। जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद आप क्या करोगे? आपको OH के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। क्या बनाने हैं? OH के कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, जैसे यहां पे 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया, अब आपके पास 3 H और 3 O बचेंगे। समझ में आया? आपके पास 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से एक ऑक्सीजन आपने पे जोड़ दिया, अब बचे 3 H और 3 O। बताओ 3 H और 3 O से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 3 OH के कॉम्बिनेशन। एक OH इधर, एक OH इधर, और एक OH इधर। चलो यहां ट्राई करो, कितने हैं? 3, एक लग गया, कितने बचे? 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो 2 ही OH बन सकते हैं। तो देखो 2 बनेंगे OH के कॉम्बिनेशन और एक बनेगा H। एग्जैक्टली इसी तरह यहां देखो, एक ऑक्सीजन अब एक ही OH बन सकता है। अब देखो अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूं तो आप जानते हो कि उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास 3 एसिड्स हैं। अब आप ध्यान से देखें, एक एलिमेंट या एक एसिड सिर्फ वो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो, जैसे हाइड्रो ऑक्सीजन से हो, फ्लोरीन से हो, इनसे अटैच्ड हो। तो देखो यहां पर ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं साइड में, एन एसिड कैन डोनेट ओनली that hydrogen which is attached to a more electronegative element like fluorine, oxygen, and is called acidic hydrogen. पहली चीज
तो ये सिर्फ वो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली अटैच्ड हो, एंड द नंबर ऑफ सच टाइप of hydrogen atoms are नहीं, is called, ग्रामर खराब हो जाएगी, is called its basicity। इस तरह के जितने हाइड्रोजन एक एसिड में प्रेजेंट होंगे उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। तो आप देखें इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 3, इसीलिए हम इसे एक ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक। अब ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये एसिड इस हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2, और इसे हम कैसा एसिड बोलेंगे, एक डाई बेसिक एसिड। सिमिलरली अगर आप यहां बात करें तो यहां पर सिर्फ एक ऐसा हाइड्रोजन है, तो इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 1, और इसे हम लोग कौन सा एसिड बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। तो इस तरह से आपके पास ये फास्फोरस के 3 मेन ऑक्सी एसिड्स हैं जिनकी बेसिसिटी आपको पता होनी चाहिए। उसका रीजन ये है, याद रखना बहुत आसान है, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं याद रखने की, ठीक है, ध्यान सुनना। इसमें जितने ऑक्सीजन उससे एक कम बेसिसिटी। देखो 4 ऑक्सीजन थे, बेसिसिटी 3, 3 ऑक्सीजन थे, बेसिसिटी 2, 2 ऑक्सीजन थे, बेसिसिटी क्या होगी, 1। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझें कि बेसिसिटी क्या होती है और हर इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। दूसरी चीज जैसा कि आपको दिख रहा है, देखो यहां पर पीएच बॉन्ड है, यहां पर पीएच बॉन्ड, तो रिलेटिवली वीक बॉन्ड होता है क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ weak pH bond in H3PO2 and H3PO3, they release hydrogen and can act as reducing agent। ठीक है, तो क्योंकि इनके अंदर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, ये पीएच बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। आप बोलोगे सर आसानी से ब्रेक हो तो बन ही क्यों रहा है? अब इतना आसानी से ब्रेक नहीं हुआ कि बने ही नहीं, बना हुआ है, थोड़ा बहुत आपने हीट किया तो आसानी से ब्रेक होकर या ब्रेक होकर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो ये दोनों एसिड जो है वो रिड्यूसिंग एसिड की तरह काम कर सकते हैं। अभी ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है विच आउट ऑफ द 3 फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, कॉपी करें इसे, फिर देखो दिखाता हूं हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है और कुछ और चीजें बताता हूं मैं आपको। हो गया, चलिए अब देखें, आपने देख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए थे अभी भी। अब ध्यान से देखो, अगर आपको PCl3 के हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है तो सिंपल सी बात है, यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्लोरीन पे -1 होता है, -3 को बैलेंस करने के लिए +3। तो आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलेगा। सोचना ही नहीं है, अगर आप PCl5 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाओगे, कंप्लीट, ठीक है, तो आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलेगा। तो बताओ +3 वाला कौन है, H3PO3, और +5 वाला कौन है, H3PO4। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, आपके पास देखो 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन बैलेंस करने के लिए आपको 5 HCl चाहिए होंगे, सीधी सी बात है। 5 और 3 8 हाइड्रोजन है तो 4H2 बैलेंस हो गई। यहां देखो +3 क्लोरीन के लिए आपको 3 HCl चाहिए, 3 और 3 6, यहां पर 3H2 आ गया। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, खत्म। याद ही नहीं रखना है ना, छोटी सी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको ऑक्सी एसिड मिल जाएगा। एक लास्ट चीज जो मैं आपको यहां पर सिखाना चाहूंगा, आपने भी देखा आपके पास था फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ये समझ लो आप। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। तो
तो इस एसिड से हम दो तरह के और एसिड बना सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर इसमें से हम इसका H2O हटा दें एक, तो हमें इसका मेटा फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? मेटा फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअली एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है, पूछ सकता है। मेटा फॉस्फोरिक, देखो इसमें से एक H2 हटाओ तो देखो 2 H गए तो एक H बचेगा, एक ऑक्सीजन गया तो HPO3 ये होता है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसकी दो स्ट्रक्चर बनती है, एक इसकी साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म बनती है और एक इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म बनती है। अब आप वो कैसे बनाओगे, याद रखोगे तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। कितने बनाता है? 5। ये बोला ट्राइमर, ट्राइमर का मतलब क्या हो गया? 3 HPO3 है, तो आपको 3 HPO3 को जोड़ना है है ना, आपको 3 HPO3 को आपस में जोड़ना है ट्राइमर बनाने। तो देखो आप 3 फास्फोरस बनाओ, बन गए। आपको फास्फोरस की 5 वैलेंसी कंप्लीट करनी, तो देखो डबल बॉन्ड हो, देखो 3 O थे, यहां 3 थे ना, तो आप क्या करो, जो 2 O है उनको ऐसे फ्री कर दो इस तरफ, एक लगा दो OH। समझ रहे मेरी बात? देखो मैं बताता हूं, यहां पे HPO3 बनाओ तो P डबल बॉन्ड O, OH और डबल बॉन्ड, ये हो गया HPO3। अब आप क्या करो, इस वाले एंड को फ्री कर दो। अभी ऑक्सीजन अकेला एक फास्फोरस जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन 2 फास्फोरस को एक साथ बांध सकता है, लाइक दिस। तो तीनों फास्फोरस को आपस में कनेक्ट कर दो ऑक्सीजन से, और बाकी हर एक के पास एक O और OH। देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड, डबल बॉन्ड O OH, ये बन गई इसकी साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म। H3PO4 में से एक H2 हटा दोगे तो आपके पास HPO3 बनेगा, ये ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 3 फास्फोरस कनेक्ट कर दो। पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या होगा? डायरेक्टली कनेक्ट होता जाएगा। तो कैसे कनेक्ट होगा? देखो यहां पर OH है, तो मैंने आपसे क्या कहा, OH को तो एज इट इज रहने दो और डबल बॉन्ड को फ्री करके ऑक्सीजन कनेक्ट करते जाओ। तो ये लो भैया, पॉलीमर बन गया। जो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था उसको फ्री करके आप फास्फोरस को आपस में कनेक्ट करते जाओ, और इस तरह से आपके पास फास्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की पॉलीमेरिक फॉर्म बन जाएगी। तो बस यही वो चीजें हैं जो आपको फास्फोरस के बारे में, उसके कंपाउंड्स के बारे में ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन फैमिली में मैंने आपको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स करवाए, आज मैंने आपको फास्फोरस के कंपाउंड्स करवाए। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एक साथ फ्लश नहीं कर सकता, वो फ्लश आउट हो जाएगी, है ना, फ्लश आउट हो जाएगी। तो हम फ्लश आउट नहीं होने देंगे उसको, हम रिटेन करेंगे। आज आप इस लेक्चर के नोट्स बनाएं, अच्छे से दोबारा पढ़ें, एनसीईआरटी में दिए हुए जो क्वेश्चन है वो करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंबाइन करेंगे एक साथ तो और फायदा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। 15 ग्रुप अपना खत्म हो चुका है। 15 ग्रुप से बोर्ड्स में वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट होगा 16 ग्रुप। 16 ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है, उसमें मेनली आपको ऑक्सीजन और ओजोन इनके कंपाउंड्स पढ़ने, एक सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं। हाँ, H2SO4 बनाना भी सीखना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हो सकता है कोशिश करेंगे एक लेक्चर में वाइंड अप करने की इंपॉर्टेंट चीजों को, अदरवाइज 2 लेक्चर भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलेंगे हेलोजेंस पर और लास्ट में बात करेंगे नोबल गैसेस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।